कश्मीर पर पीएम मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक, सीज फायर के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। घाटी में ऑपरेशन रोकने के सरकार के फैसले को गृह राज्य मंत्री ने बताया प्रयोग, कहा निकले हैं अच्छे नतीजे, सरकार शांति के प्रयोग करती रहती है। शहीद औरंगजेब की आखिरी तस्वीर, आतंकियों ने जान लेने से पहले किया बुरी तरह टॉर्चर, फिर भी आंखों में नहीं दिखा मौत का खौफ। शहीद औरंगजेब के भाई ने जी न्यूज पर कहा आतंकियों को खत्म करने के लिए 72 घंटे की मोहलत भी ज्यादा है। ईद पर शहीद सैनिक औरंगजेब के घर मातम, पिता का आरोप, कश्मीर के नेता करवा रहे हैं बेगुनाहों की हत्या, हत्यारे भी मुसलमान, उन्होंने बुरा किया है उनके साथ भी बुरा होगा। पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या में एक संदिग्ध हिरासत में, उसकी पिस्तौल भी बरामद, हत्या के बाद शव के साथ कार में दिखा था संदिग्ध। शुजात बुखारी हत्याकांड में बाइक सवार 3 संदिग्धों की भी तलाश, बाइक के बीच में बैठा आतंकी नाविद जट हो सकता है। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में सीआरपीएफ के काफिले पर पथराव, मामूली टक्कर के बाद लोगों ने बरसाए पत्थर, 5 जवान घायल। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक 17 जून को पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता, राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक में केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री होंगे शामिल। बाढ़ की चपेट में पूर्वोत्तर के 3 राज्य, असम के 7 जिले प्रभावित, मणिपुर और त्रिपुरा में भी हालात खराब। दिल्ली के संगम विहार में पानी को लेकर हत्या, बीजेपी पार्षद के भाई को गोली मारी, अब भी एलजी के दफ्तर पर धरना दे रहे हैं सीएम केजरीवाल। डिजिटल इंडिया से आए बदलाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का संवाद, कहा गांव तक पहुंचा इंटरनेट का इस्तेमाल, सिर्फ किताब नहीं डिजिटल लाइब्रेरी से पढ़ते हैं छात्र। 3 महीने बाद काम पर लौटे गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर, ऑफिस पहुंचकर प्रमुख अफसरों की मीटिंग ली। हरियाणा के सूरजकुंड में बीजेपी आरएसएस की 3 दिन की बैठक का आज दूसरा दिन, बैठक में राज्यों के बीजेपी महासचिव रहे मौजूद। संपर्क और समर्थन के तहत पद्मश्री मंसूर हसन और राज बिसारिया से मिले सीएम योगी, शहीद मनोज पांडे के पिता से भी मुलाकात की। देश के कई राज्यों में धूल भरी आंधी का असर, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से 26 उड़ानें रद्द, कई उड़ानें डाइवर्ट। गुजरात के सूरत में छत से लुटाया गया पैसा, एक युवक ने अपनी छत से पैसा बरसाया, लोगों में मची लूट। तो देश हित में आज के बड़े सवाल। कश्मीर में शहीद जवान औरंगजेब के पिता ने सरकार को बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। शहीद के पिता ने कहा है कि उन्होंने नहीं, पूरे देश ने अपना बेटा खोया। ये नुकसान पूरे देश का है और ये सबको समझना होगा। देश हित में ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर आतंकवाद से देश का आखिरी इंतकाम कब? अमरनाथ यात्रा पर हमले की साजिश रच रही है पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई। खुफिया अलर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की नापाक एजेंसी आईएसआई का इरादा अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाकर अफरा तफरी फैलाने का है। और इसीलिए केंद्र सरकार ने इस बार अमरनाथ यात्रा में 17% ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने का फैसला किया। हमारा सवाल ऐसे में ये है कि क्या अब की बार पाकिस्तान के होंगे टुकड़े चंद? देश हित में तीसरी खबर, अमेरिका ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को उग्रवादी संगठन बताया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें इन संगठनों को उग्रवादी कहा गया है। अमेरिका को अपने यहाँ पर हो रही भयंकर हिंसा क्यों दिखाई नहीं देती? देश हित में हम पूछेंगे कि हिंसा पर आखिर अपने अंदर क्यों नहीं झांकता अमेरिका। देश हित में चौथी खबर, राजधानी दिल्ली में पानी के लिए एक आदमी को मार दिया गया। ये घटना संगम विहार इलाके में, मामला पानी के कनेक्शन का था। एक तरफ दिल्ली के सीएम उपराज्यपाल के यहाँ धरने पर हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में अब पानी के लिए लोगों का कत्ल हो रहा है। सवाल ये है कि पानी के लिए कब तक दिल्ली में होता रहेगा कोहरा। देश हित में हमारी 5वीं खबर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी नजर में अकबर नहीं महाराणा प्रताप महान थे। तो बड़ा सवाल ये है कि इतिहास के 2 किरदारों के बीच महानता का मुकाबला क्यों कराया जा रहा है। तो शहीद हुए जवान औरंगजेब की सबसे पहले बात, उसकी शहादत से पहले का आखिरी वीडियो मिला है जिसमें आतंकवादी उसे डरा धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में आतंकवादी औरंगजेब से पूछ रहे हैं कि उसका नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है। वीडियो आपके स्क्रीन पर। देश हित की सबसे बड़ी खबर हम इस समय आपको दिखा रहे हैं, वो वीडियो जिसमें आतंकी टॉर्चर कर रहे हैं शहीद औरंगजेब को। तो शहीद राइफलमैन औरंगजेब का मौत से पहले ये आखिरी वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं और आतंकियों ने पूछा है कि क्या वो मेजर शुक्ला की टीम में शामिल था। आपको बता दें, मेजर शुक्ला की टीम ही थी जिसने आतंकी समीर टाइगर का एनकाउंटर किया था। एनकाउंटर में तो ही था वसीम, मोहम्मद वसीम तला। हाँ, मैं था। इन्फॉर्मेशन किससे? इन्फॉर्मेशन पे। अच्छा, तो तला लोगों का एनकाउंटर तूने किया? जी। तो उनकी जो है लाश को तूने बिगाड़ा था जिसम को? नहीं।
हाँ किसने तो ये किया? वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देश हित में बड़ा एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं औरंगजेब से सवाल जवाब किया जा रहा है, नाम पूछा जा रहा है, पिता का नाम पूछा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि मेजर शुक्ला की टीम में थे क्या वो। सीधा सीधा मतलब सीधा बदला लेने की कोशिश की गई है आतंकियों द्वारा। शहीद होने के बाद क्या नाम है तेरा? मेरा औरंगजेब। बाप का नाम क्या? बाप का मोहम्मद हनीफ। किधर रहते हो? शहीद औरंगजेब का ड्यूटी किधर है? मरने से पहले का ये वीडियो है, शहादत उन्होंने दी है और इस वीडियो में जिस तरीके से उनसे पूछताछ की जा रही है वो साफ तौर पर ये संकेत देता है कि ये एक बदले की कार्रवाई है, क्योंकि सिपाही औरंगजेब मेजर शुक्ला की टीम में शामिल थे और मेजर शुक्ला की टीम ने आतंकी समीर टाइगर का एनकाउंटर किया था। जी हाँ चार। अच्छा मोहम्मद भाई के एनकाउंटर में तो ही था? वसीम। मोहम्मद वसीम तला। हाँ उसमें मैं था। इन्फॉर्मेशन किसकी? परमिशन पे। अच्छा तो कुल मिलाकर तो तला लोगों का एनकाउंटर तो आप देख रहे हैं ये बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं। पहले सवाल पूछा गया उसके नाम के बारे में, उसके पिता का नाम पूछा गया और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल, सबसे अहम सवाल ये कि क्या मेजर शुक्ला की टीम में वो शामिल था। और उसके बाद आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से उसका टॉर्चर किया गया। ये सवाल दागे गए और उसके बाद ये बात साफ हो जाती है कि बदले की कार्रवाई के रूप में इसे देखा जा सकता है। बदले की कार्रवाई है ये, क्योंकि वो उस टीम का हिस्सा था। शहीद औरंगजेब उस टीम का हिस्सा था जिसने समीर टाइगर का एनकाउंटर किया था और इसीलिए ये बदला लिया गया। और आतंकियों ने जो ये करतूत की है उसका बदला जरूर लिया जाएगा। आतंकियों की कब्र खोदी जाएगी। और शुक्ला का गार्ड भी तो वही है। तो खामोशी से अब बात नहीं बनने वाली और शांति के कबूतर उड़ाने से बात नहीं बनने वाली। इंतकाम लेने का वक्त आ चुका है। आपने सुना औरंगजेब के पिता क्या कह रहे थे? 72 घंटे का वक्त दे दिया है, ये बदला ले लो और अगर आप नहीं ले सकते तो हम आगे बढ़ेंगे ये बदला लेने के लिए। बिल्कुल मीमांसा, ये बुद्ध नहीं, ये क्रुद्ध होने का वक्त आ गया है। क्रोध को हथियार बनाने का वक्त आ गया है। देश की हिफाजत करने वाले सेना के जाबाज राइफलमैन औरंगजेब और कलम के जरिए कश्मीरियत को जिंदा रखने वाले कलम के सिपाही शुजात बुखारी, दोनों को आतंकियों ने मार डाला। मगर कश्मीर ने हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक सबको बता दिया है कि ये असली कश्मीरियत नहीं है। असली कश्मीरियत तो इन तस्वीरों में सबको दिखाई दे रही है। जाबाज औरंगजेब की शहादत को कश्मीर समेत पूरा हिंदुस्तान नमन कर रहा है और आतंकियों से बदला लेने के लिए तैयार भी है। तो वहीं राइजिंग कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी के जनाजे में हजारों कश्मीरी शामिल। ये आतंकवाद और पाकिस्तान की साजिशों की सबसे बड़ी हार है। मार गया रे, मार गया रे। और मेरा छोटा भाई, वो मुसारती बड़ी भाई। तो सेना के राइफलमैन औरंगजेब ने वादा किया था कि वो ईद पर घर आएंगे। वो अपने वादे के मुताबिक सेना से छुट्टी लेकर घर के लिए निकले भी, मगर रास्ते में आतंकियों ने उनका अपहरण कर लिया। औरंगजेब आतंकी समीर टाइगर के एनकाउंटर में शामिल था। देश हित में हम आपको ये बात लगातार बता रहे हैं कि ये उसी समीर टाइगर का बदला लेने के लिए मारा गया है औरंगजेब को। और इसीलिए आतंकियों को लग रहा है कि उन्होंने अपना बदला ले लिया है, मगर असली बदला तो अब शुरू होगा। सेना की पूरी कोशिश होगी कि औरंगजेब की हत्या करने वाले आतंकियों को ईद पर ही जहन्नुम भेज दिया जाए। तो देश हित में आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वो लोग जो भारत में रहकर आतंकियों का समर्थन करते हैं, वो लोग ये जान लें कि कश्मीर में किसी तरह का जिहाद नहीं बल्कि महापाप चल रहा है। और इसीलिए आतंकियों ने ईद मनाने आ रहे औरंगजेब की हत्या कर दी और इस बात से पूरा हिंदुस्तान गुस्से में। पूरा देश चाहता है कि औरंगजेब के बदले पूरे आतंकिस्तान को खत्म किया जाए। तो ईद से पहले कश्मीर का ब्लैक फ्राइडे था और अब जरूरत इस बात की है क्रोध को हथियार बनाकर आतंकियों को निस्ते नाबूद कर दिया जाए। और कश्मीर में छिपे आतंकियों और उनके आका पाकिस्तान को अगर ये गलत फहमी है कि उसकी साजिशों से हिंदुस्तान के लोग डर जाएंगे, तो हम पाकिस्तान की याददाश्त ताजा करने वाले कुछ मुंह तोड़ जवाब दिखा देते हैं। जी हाँ, 20 मई 2018 को सीज फायर तोड़ने पर बीएसएफ ने 4 रेंजर्स मार गिराए थे और कई पाकिस्तानी बंकरों को तबाह किया। 14 से 15 जनवरी 2018 को पाकिस्तानी गोलाबारी का बदला लेते हुए पाकिस्तान के 7 जवान मारे गए। 3 जनवरी 2018 को 24 घंटों में बीएसएफ जवान हाजरा की शहादत का बदला लिया गया था और तब
भारतीय सेना ने 12 रेंजर्स को मार गिराया। 25 दिसंबर 2017 को सीजफायर तोड़ने पर पीओके में 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा। वहीं 3 नवंबर 2017 को सांबा सेक्टर में बीएसएफ जवान की शहादत के बदले 3 पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर दिया गया था। 21 सितंबर 2017 को पाकिस्तानी गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। 3 पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए और 4 चौकियों को तबाह कर दिया गया। भूले नहीं 28-29 सितंबर 2016, जी हां, उड़ी में 19 जवानों की शहादत का बदला पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए लिया गया था और तब 50 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया जो गया। फहरिस्त है बहुत लंबी है, आगे बढ़ते हैं। 28-29 सितंबर याद कीजिए 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक में आतंकियों के 7 से 8 लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिए गए थे और साथ ही साथ कई ट्रेनिंग कैंप को उड़ा दिया गया था। और यही वजह है मीमांसा की सवाल उठ रहे थे कि ये जो ऑपरेशन है इनको सस्पेंड क्यों किया जाए, क्योंकि जिनके सर पर खून सवार है वो बात कैसे समझें। बिल्कुल, लेकिन अब सुनिए देशहित में सावधान करने वाली खबर। रमजान में हम शांति के कबूतर उड़ा रहे हैं और इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान खौफनाक साजिश रच रहा है। इस बार आतंकियों के टारगेट पर अमरनाथ की पवित्र यात्रा है। लगातार चौथे दिन आज दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का बुरा हाल रहा। इस बार वजह है विदेश से आई धूल भरी आंधी, लेकिन हम आपके लिए अच्छी खबर भी लेकर आए हैं। बताया ये जा रहा है कि अगले 24 घंटे में दिल्ली सहित आसपास के इलाके में धूल में कमी आई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से धूल का आना रुक जाएगा और दिल्ली एनसीआर की हवा में धूल की मात्रा कम हो जाएगी। इसके साथ ही आपके लिए एक और खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 17 और 18 जून को हल्की बारिश हो सकती है। बताया तो ये भी जा रहा है कि शनिवार रात से थंडरस्टॉर्म यानी गरज के साथ बारिश हो सकती है। मौसम का हाल बताने वाली एजेंसी सफर का कहना है कि आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज हवा और आंधी बरकरार रह सकती है। तो राहत की बात मीमांसा ये है कि राहत मिल सकती है इस धूल चैम्बर से। बिल्कुल, और यही ऐसे सुनकर शायद प्रदूषण का आपातकाल है। हाँ, लेकिन आप दर्शकों को कुछ जरूर राहत मिली होगी, सुकून मिला होगा ये खबर देखकर। तो देशहित में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद धूल के अमंगल से न दिल्ली बची न मंगल। तो देशहित में अब बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां संगम विहार इलाके में पानी के कनेक्शन के विवाद को लेकर हत्या कर दी गई। जी हाँ, पानी के कनेक्शन विवाद में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद बीजेपी के निगम पार्षद सुभाष भड़ाना के भाई किशन भड़ाना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। किशन का बेटा मनीष गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। बबली नाम के एक शख्स पर गोली चलाने का आरोप है। आपको ये भी बता दें कि इस मामले में अभी तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अब 2 तस्वीरें एक साथ देखिए। पहली तस्वीर जो है वो पानी के लिए हुई हत्या के बाद की है। तो दूसरी तस्वीर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो आप जानते हैं एलजी दफ्तर में धरने पर बैठे हुए हैं। अब सवाल ये है कि क्या उनको दिल्ली वालों की फिक्र नहीं है? सवाल ये भी कि क्या पानी की समस्या सुलझाने के लिए एलजी दफ्तर में धरना देना जरूरी है? आप इस हत्या से मिल रहे जल संकट के संकेत भी इस खबर से समझ गए होंगे। नीति आयोग ने भी देश में जल संकट से जुड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें, देश इस वक्त इतिहास के सबसे बड़े जल संकट से जूझ रहा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और बिहार में सबसे बुरी स्थिति है। देश के 60 करोड़ लोग, जी हां, देश के 60 करोड़ लोग, आपको बता दें, देश में पानी की भयंकर कमी से जूझ रहे हैं। साफ पानी न मिलने से हर साल 2 लाख लोगों, जी हां आप सही सुन रहे हैं, 2 लाख लोगों की मौत हो रही है। और जरा सोचिए 12 साल बाद यानी 2030 तक पानी की ये समस्या विकराल रूप ले लेगी। 2030 तक करोड़ों लोगों को पानी की गंभीर कमी का सामना करना पड़ेगा। पानी की कमी से जीडीपी में 6% तक की गिरावट हो सकती है। ग्राउंड लेवल वाटर की सिचुएशन इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये कॉन्सेप्ट तो हैं, ये सारे आइडियाज़ लोगों को पता है, लेकिन इस पे कैसे काम करना है, इसको कैसे प्रमोट करना है, इस पे कैसे लोगों को जागरूक करना है, ये काम बिल्कुल नहीं हुआ है। और ये जब तक नहीं होगा पानी का वेस्टेज भी होता रहेगा और पानी की कंजर्वेशन भी नहीं होगी। तो ये ज़रूरी है इस टाइम पे कि हम पानी को बचाएं। और मीमांसा, कई लोग तो ये भी कहते हैं तीसरी वर्ल्ड वॉर पानी के लिए होगी। बिल्कुल, और ऐसे में बहुत ज़रूरी है, सभी लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जितना हो सके पानी का कम से कम इस्तेमाल करें, जो बहुत ही ज़रूरी हो तभी इस्तेमाल करें। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सरकार का दावा यह है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के टेररिस्तान होने की पोल खोल रही है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान को नहीं, हिंदुस्तान को लेकर चेतावनी जारी हो रही है।
कल संयुक्त राष्ट्र ने भारत पर कश्मीर में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का बेबुनियाद आरोप मढ़ा। और आज अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को धार्मिक उग्रवादी संगठन बता दिया। बड़ा सवाल ये है कि UN और CIA को पाकिस्तान में चल रहे आतंक के अड्डे और आतंकवादी क्यों नहीं दिखाई दे। सवाल ये भी कि आतंकी मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने पर चुप्पी क्यों साधे है संयुक्त राष्ट्र। UN की रिपोर्ट को कूड़ेदान में डालो, CIA की रिपोर्ट को भी कूड़े में फेंक दो। गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र ने किस तरह पाकिस्तान को खुश करने के लिए कश्मीर में मानवाधिकारों की झूठी दुहाई दी, ये आपने देखा। अब अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए भारत के खिलाफ क्या राग अलापा है, वो भी सुन लीजिए। CIA हर साल अमेरिकी सरकार को अलग अलग देशों की जानकारी मुहैया कराने के लिए वर्ल्ड फैक्ट बुक प्रकाशित करता है। इसी फैक्ट बुक में CIA ने हदें लांघते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को धार्मिक आतंकी संगठन बताया है। CIA ने दोनों संगठनों को राजनीतिक दबाव वाले समूहों में रखा, यानी वो समूह जिनका राजनीति में सीधे तौर पर असर रहता है, लेकिन वो खुद कभी चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। मैं तो कह रहा हूँ वो कूड़ा को टोकरी में फेंको बस। UN का रिपोर्ट मैंने बहुत देखा। CIA है वो पगला गई है। छवि कैसे इन लोगों की बर्बाद हो, खराब हो, उसकी नाकाम कोशिश ये लोग कर रहे हैं। अब इस प्रोपेगेंडा के पीछे कौन है, वो भी सुन लीजिए। This is the intellectual class. Some of them are journalists, some of them are professors in JNU. So that data has ultimately gone and landed with CIA. That is why this type of wrong conclusions have been drawn. CIA के इस रिपोर्ट के बाद विश्व हिंदू परिषद ने विश्वव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है और आज पूरा भारत UN और अमेरिका से एक गंभीर सवाल पूछना चाहता है। जैश सरगना आतंकी मसूद अजहर को अब तक UN में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के प्रस्ताव पर मोहर क्यों नहीं लगी? अमेरिका हाफिज सईद और मसूद अजहर को आतंकी मानता है, तो पाकिस्तान में दोनों दहशतगर्द खुला क्यों घूम रहे हैं? बजरंग दल और VHP आतंकी संगठन और आतंकी मसूद अजहर, हाफिज सईद अमेरिका और UN के लिए शांति के दूत। ये दोहरा रवैया अब हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा और पाकिस्तान को खुश करने की हर चाल बेनकाब करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जो अमेरिका हमारे देश के बारे में ये रिपोर्ट जारी कर रहा है, उसे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बिल्कुल, खुद अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि हर साल 36,000 लोग गोलीबारी में मारे जाते हैं। दुनिया भर में बंदूक से होने वाली कुल हत्याओं का 82% अकेले अमेरिका में होता है। अमेरिका में होने वाली कुल हत्याओं में से आधे के शिकार अश्वेत होते हैं, जबकि अमेरिका की कुल आबादी में अश्वेत महज 13% हैं। अश्वेतों के खिलाफ होने वाले ये जुर्म और अंधाधुंध गोलीबारी अमेरिका को क्यों नहीं दिखाई देती? और वो दूसरे देशों के बारे में इस तरह की रिपोर्ट जारी करता है। अब देश हित में वो खबर जिससे हजारों लोगों का हित जुड़ा हुआ है। भारत की सबसे लंबी टनल लगभग तैयार हो चुकी है। 8,008 मीटर लंबी है ये टनल। रोहतांग में मनाली लेह हाईवे पर ये हर मौसम में काम करने वाली टनल है, जो साल भर सड़क के रास्ते से आपको मनाली से लेह तक लेकर जाएगी। समुद्र तल से 10,000 फीट ऊपर एक सुरंग, 8.8 किलोमीटर की रोहतांग टनल, 11 से ज्यादा आधुनिक सुविधाओं से लैस रोहतांग टनल, मनाली लेह हाईवे पर 45 किलोमीटर की दूरी होगी कम। इन तमाम विशेषताओं से लैस है रोहतांग टनल, एक ऐसी टनल जिसके दोनों छोर मिलने में करीब 8 साल का समय लगा और देश में अब तक की सबसे ऊंची टनल। चलिए हम आपके साथ इस टनल के सफर की शुरुआत करते हैं। मनाली से 24 किलोमीटर का सफर तय करके हम धुंधी में रोहतांग टनल के साउथ पोर्टल पर पहुंचे। बेहद महत्वपूर्ण रोहतांग टनल का काम 24 घंटे 7 दिन चलता है और इस रोहतांग टनल के अब लेटेस्ट अपडेट क्या है, ये कब बनकर तैयार होगी, हमारी जी मीडिया की टीम यहां पहुंची है और हम आज आपको इसके भीतर का नजारा दिखाएंगे। हमने सेफ्टी गियर पहने और रोहतांग टनल के भीतर के सफर की शुरुआत की। पूरी उम्मीद है कि हम लाहौल स्पीति की जनता को अगले साल, ये विंटर नहीं अगले विंटर से पहले ये टनल देने पाए हैं।
रोहतांग टनल मनाली लेह हाईवे के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल बर्फबारी के बाद मनाली लेह हाईवे 5 से 6 महीनों के लिए बंद हो जाता है, जिसे खोलने के लिए बीआरओ के जवान जान जोखिम में डालकर स्नो क्लियरेंस का काम करते हैं। ओवरऑल जो है देशवासियों को और जो भी इस रोड पर चलेंगे लेह के लिए, उनके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। 4000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे रोहतांग टनल में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से बिजली का काम होना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस टनल का दौरा करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर सर्दियों के दौरान रहता है, लेकिन फिर भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के इंजीनियर्स इस रोहतांग टनल के काम को पूरा करने के लिए काम करते हैं। संदीप सिंह, सी मीडिया, मनाली, हिमाचल प्रदेश। को बता दें, जो सीएम योगी के विधायक हैं वो बिजली विभाग के एक अधिकारी को धमकी दे रहे हैं। और धमकी दे रहे हैं वो इस बात की कि हिंदुओं का नहीं बल्कि मुस्लिमों का बिजली कनेक्शन चेक करो। सवाल ये है कि बिजली को हिंदू मुस्लिम में क्यों बांट रहे हैं विधायक जी? मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। विधि द्वारा स्थापित संविधान की शपथ ली थी इन्होंने। बिना भेदभाव के सबकी सेवा का वचन दिया था इन्होंने। कहा था किसी से कोई पक्षपात नहीं करेंगे। लेकिन शायल से विधायक माननीय संजय गुप्ता की जो सच्चाई सामने आई है वो इनकी शपथ की धज्जियां उड़ा रही है। आप खुद सुनिए। जाके मुस्लिम बस्ती में, पहले सुनो मेरी बात। हाँ सर। पहले मुस्लिम बस्ती में जाइए अभी से। पूरी बिजली 90% चोरी वो करते हैं। जाइए वहाँ पे पहले जाके चेक करिए और कितने मुस्लिमों के खिलाफ FIR तारीख ने करवाई है, तुमने करवाई, से डेटा मुझको दीजिए। मैं लखनऊ बात करूंगा शासन में, खाली हिंदुओं को प्रताड़ित करते हो तुम लोग। देख और सुन लिया ना आपने, कैसे बिना पक्षपात के सेवा कर रहे हैं माननीय विधायक जी। दरअसल बिजली विभाग ने यूपी के कौशाम्बी जिले में आकाश नाम के शख्स के घर पर बिना मीटर के बिजली इस्तेमाल की चोरी पकड़ी थी, जिस पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। आरोपी संजय गुप्ता का समर्थक है। अब अपने समर्थक पर कार्रवाई होते हुए विधायक जी कैसे देख सकते थे, इसलिए उन्होंने पहले पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग दिया, फिर अफसर को अंजाम भुगतने की धमकी दी। देखो यार अविनाश जी, एक बात बता दे, आप राजस्व बढ़ाने के लिए सुधारात्मक को कार्रवाई करो। जी सर, जी सर। दमनात्मक कार्रवाई करोगे, आपकी ऐसी की तैसी, विभाग की ऐसी की तैसी, मैं सबको ठीक करूंगा। विधायक जी की धमकी वाला ये ऑडियो क्लिप वायरल हो गया तो माननीय महोदय बहानेबाजी पर उतर आए। जब छापेमारी इन्होंने किया था तो मैंने भरवारी के संबंध में इनसे बात किया था। भरवारी की एक एक जनता का आरोप हम जनप्रतिनिधियों पर है कि सारी कार्रवाई सिर्फ वर्ग विशेष को छोड़कर ही सब लोगों पे क्यों हो रही है। मैंने इनसे पूछा उस दिन कि आप हिंदू समाज के यहाँ खूब जाते हो, ठीक है आप जाओ, मैं मना नहीं करता, मगर आप मुस्लिम समाज के यहाँ क्यों नहीं जाते। जो ये जनता का जवाब, जनता का जो आरोप है, आरोप यही है ना कि बैलेंसिंग में कार्रवाई नहीं हो रही है, वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। मैंने जनता की आवाज को उनके तक पहुंचाया है। सवाल ये है कि माननीय विधायक जी बिजली के कनेक्शन को धर्मों में क्यों बांट रहे हैं? प्रशासन की कार्रवाई को धार्मिक चश्मा क्यों पहनाया जा रहा है? क्या योगी बिजली पर हिंदू मुस्लिम करने वाले अपने विधायक पर कार्रवाई करेंगे? कौशाम्बी से अजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो विधायक जी बिजली को तो बख्श दो, हर घर में पहुंचा दो, यही कहेंगे हम तो। और बिजली के कनेक्शन का भी धर्म आ गया है अब इस रिपोर्ट को देखकर तो लग रहा है। वैसे जब आपके सामने कोई बस स्टैंड की बात करता है तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? यही होता होगा, ओह कितनी बदबूदार जगह, बारिश से पानी से भरा, कीचड़ से सराबोर जगह, जहाँ कुछ बसें खड़ी हों और यात्री सड़क के किनारे खड़े होकर पसीना पोंछते हुए दिखाई दें। लेकिन आप जरा इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये कोई मॉल, मल्टीप्लेक्स या एयरपोर्ट नहीं है। ये दरअसल एक बस स्टैंड है, लखनऊ का नया बस स्टैंड, आलमबाग टर्मिनल। सुविधाओं में एयरपोर्ट जैसा,
और आकर्षण में मॉल मल्टीप्लेक्स को मात देता। ये है नवाबों के शहर लखनऊ का आलमबाग बस टर्मिनल, जिसका उद्घाटन मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बने इस बस टर्मिनल में एसी वेटिंग हॉल, वाटर कूलर, आरामदायक बेंच, सबवे से प्लेटफॉर्म रूट, फूड कोर्ट, एटीएम, बैंक, ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट और डिस्प्ले जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बस टर्मिनल में कुल 5 एंट्री पॉइंट्स हैं। बस टर्मिनल जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। जो ट्रिपल पीवी मॉडल बन रहा है, यह एक ऐसा बस अड्डा जिसमें न सिर्फ बस टर्मिनल है बल्कि होटल है, शॉपिंग मॉल है। बस टर्मिनल बनकर तैयार हो गया है, होटल और शॉपिंग मॉल जो है अभी बन रहा है और कहा जा रहा है कि अगले साल तक वो भी तैयार हो जाएगा और ये होगा उत्तर प्रदेश का सबसे आधुनिकतम बस अड्डा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बने इस बस अड्डे में बस यात्रियों को बहुत जल्द होटल, मल्टीप्लेक्स और शॉपिंग मॉल जैसी वो तमाम आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी जो अभी तक विकसित देशों में ही संभव है। इस बस टर्मिनल में 5 एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें से 4 पैसेंजर्स के लिए है और 1 इमरजेंसी एग्जिट आउट है। लेकिन सबसे खास है कि ये मॉडल इस लिहाज से भी है क्योंकि जैसे ही आप इस गेट पे आएंगे, गेट जो है अपने आप खुलेंगे, यानी कि स्लाइडर्स गेट है, ऑटोमेटिक स्लाइडर्स मशीन लगे हुए हैं इस गलों पे। जैसे गेट के पास आएंगे ये गेट खुलेगा और यहाँ से आप इस बस टर्मिनल के एंटर करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि आलमबाग बस अड्डे की तरह यूपी में 21 और बस अड्डों का निर्माण किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो पूरे यूपी के बस यात्रियों के लिए सरकार की तरफ से ये बड़ी सौगात होगी। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये तो अदिति बढ़िया रिपोर्ट है, यानी कि देश बदल रहा है। देश बदल रहा है, लेकिन सिटीजन्स को भी बदलना होगा और इन सुविधाओं का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करना होगा। देश हित में आगे बढ़ते हैं। पूरे देश में लीची उत्पादन में बिहार की अपनी अलग पहचान है और उसकी वजह है मुजफ्फरपुर की मिठास वाली शाही लीची। लेकिन बिहार की इस पहचान के लिए अब खतरा पैदा हो गया और उसकी वजह है चीन। फल बाजार में शाही लीची की जगह चाइनीज लीची आ गई है। हालांकि शाही लीची की मिठास से मुकाबला आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मुनाफे को देखते हुए किसानों ने चाइनीज लीची की खेती बढ़ा दी। शाही अब खत्म हो गया सब। एसिडिटी ज्यादा होती है। बगीचा से कम आ रहा है तो कम लोग लाता है और क्या। लीची, जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, और जब ये बिहार के मुजफ्फरपुर की शाही लीची हो तो आदमी कितना भी पैसा खर्च करने को तैयार हो जाता है। देश विदेश में मुजफ्फरपुर का नाम इसी शाही लीची की वजह से मशहूर है, लेकिन मुजफ्फरपुर की ये खास पहचान खोने वाली है, क्योंकि चीन ने यहाँ भी घुसपैठ कर ली है। जी नहीं, कब्जा जमीन पर नहीं हुआ है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। यहाँ शाही लीची मिलेगा सर, सब बाहर चला जाता है। शाही के नाम पर खाली बिकता है, शाही लीची नहीं है, चाइनीज लीची है। बिहार समेत दूसरे क्षेत्रों में शाही लीची के नाम पर चाइनीज लीची बेची जा रही है। देसी बाजार पर विदेशी फल ने कब्जा कर लिया है। दिखने में ये लीची शाही लीची की तरह जरूर है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। शाही के कंपैरिजन में छोटा और मीठा भी हल्का कम रहता है, थोड़ा खट्टापन रहता है चाइना में, लेकिन शाही लीची बेटर है। जान लीजिए क्यों किसान चाइनीज लीची के मुरीद हो गए हैं। चाइनीज लीची सुर्ख लाल होती है, जो ग्राहकों को लुभाती है। चाइनीज लीची काफी दिनों तक खराब नहीं होती। चाइनीज लीची का उत्पादन शाही लीची के मुकाबले 2 गुना होता है। शाही लीची के मुकाबले चाइनीज लीची 30 से 40 रुपए प्रति किलो ज्यादा मुनाफा देती है। इससे किसानों को फायदा, लेकिन खाने वालों को नुकसान हो रहा है। जलन होना, खट्टा ढेकार आना, डाइजेशन नहीं होना और कभी कभी बहुत ज़्यादा एसिडिटी होने के बाद कभी कभी परफोरेशन भी हो जाता है। कारोबारी कहते हैं कि जमीन की बढ़ती कीमत शाही लीची को बचाने में बड़ी दिक्कत है। जो अर्बनाइजेशन उन शहरों में हुआ है, उसके कारण ज़मीन की कीमत बढ़ गई है और इसलिए लोग उन ज़मीनों में पेड़ कटवा के अब अपना कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक बाजार के बाद फल बाजार में भी चीन की घुसपैठ बढ़ रही है, जिसे रोककर बिहार की पहचान को बचाने की जरूरत है।
पटना से आशुतोष चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों असम, मणिपुर और त्रिपुरा में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें, असम के 7 जिलों पर बाढ़ का असर पड़ा है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तीनों राज्यों में बाढ़ से अब तक 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सेना को मदद के लिए बुलाया गया है और हजारों लोगों को जो पानी से घिर चुके हैं उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। असम के 7 जिले हुजाई, कार्बी आंगलोंग ईस्ट, कार्बी आंगलोंग वेस्ट, कोलाघाट, करीमगंज, हेलाकांडी, कछोर बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। असम में करीब 1.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम के 7 जिलों के 200 से ज्यादा गांव सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। असम में बारिश और बाढ़ की वजह से कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, बिष्णुपुर बाढ़ में डूबे हुए हैं। त्रिपुरा में करीब 3,500 परिवारों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मणिपुर, त्रिपुरा के प्रभावित इलाकों में असम राइफल्स और सेना ने राहत और बचाव अभियान चलाया है। मिजोरम में भारी बारिश और भूस्खलन से 3 जिलों का संपर्क ही देश से कट गया है।